नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेएमडी डिजिटल क्लासेस पे। हम लोग ईवीएस के सेक्शन की बात कर रहे थे, पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही थी और जिसमें 2017 तक के पेपर हमने कर लिए थे कंप्लीट। आज बात करेंगे 2016 के फर्स्ट हाफ यानी 1 से 15 तक के सवाल को इस वीडियो में किया जाएगा। तो पहला सवाल है आपके सामने कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सेवा, वेतन, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास? तो देखिए, शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है वो है उसके छात्रों का उस पर विश्वास। छात्रों का जो विश्वास है वो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या बन जाता है? अगर कोई परिकल्पना है जिसका बार बार परीक्षण हो रहा है और फिर भी वो गलत नहीं पाया जाता है तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। सिद्धांत परीक्षण के बाद जो सार्वभौमिक रूप से सत्य सिद्ध हो वह सिद्धांत बन जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपका विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, जिसमें आपको विचार गोष्ठी और कार्य योजना में क्या होगा, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से कुछ सीखेंगे, सक्रिय रहेंगे। तो ये जो है इनका क्या होगा, सबसे उत्तम विधि हो जाएगी शिक्षण की, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब के सब ग्रीन हाउस गैस हैं। हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। बाकी अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, जल वाष्प, ये सब के सब ग्रीन हाउस गैस हैं। बट हीलियम की बात करेंगे तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि ये नोबल गैस की श्रेणी में आती है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण के मापन की अगर बात करेंगे तो इसे मापा जाता है डेसिबल की इकाई में। डेसिबल की इकाई की बात करें तो देखिए, सामान्य श्रवण जो होता है 25 से 30 डेसिबल, साधारण तेज जो होता है 75 डेसिबल, अत्यंत तेज की बात करेंगे तो 95 डेसिबल, और तीव्र या कष्टकारी या अस्थायी हानि पहुंचाने वाला जो होता है 120 प्लस डेसिबल की ध्वनि, ये खतरनाक श्रेणी की ध्वनि मानी जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का जो निर्माण है वो हिमानी द्वारा हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका यू आकार की घाटी। जो यू आकार की घाटी होती है हिमनद द्वारा निर्मित होती है। जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान को हिमनद के घर्षण के द्वारा यहाँ पे एक हिमनद जम जाता है और यू आकार की घाटी बन जाती है। लेकिन वी आकार की घाटी जो होती है ये युवा नदियों के द्वारा तीव्र कटाव के द्वारा, वी आकार की घाटी जो बनती है वी शेप में बनती है, ये नदियों के कटाव से बनती है। और हिमनद के द्वारा जो घाटी बनती है वो वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी बनती है। वी किसके द्वारा बनती है? नदियों के द्वारा, और हिमनद के द्वारा बनाई जाती है यू आकार की घाटी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, सिंधु और स्वर्ण रेखा, इन सब में जो है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी ऐसे घूम के आती है और कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ अरब सागर में ही गिरती हैं, लेकिन ये स्वर्ण रेखा नदी है जो आके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा की बात करेंगे ये भी बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे ये भी बंगाल की खाड़ी में। बाकी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, और सिंधु तो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आके गिरती है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान का शिक्षक, राकेश जो है कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, शिक्षक को सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या लेना चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि वो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जाने, उसे सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करें। प्रधानाध्यापक को की जानकारी में लाना ये भी सही बात नहीं है। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना ये भी सही बात नहीं है। और उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना ये भी सही नहीं है। शिक्षक को चाहिए कि वो जो उसकी अनियमितता का कारण है उसे जाने और फिर उसको मार्गदर्शन देने की कोशिश करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मूल कारण की पहचान करना है। मूल कारण की
पहचान करने के बाद सही मार्गदर्शन देना जिससे सकारात्मक सुधार हो सके। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर, जो मध्य प्रदेश है उसका कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो देखिए, झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का शहर भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को कहते हैं झीलों का शहर। यहाँ पे अपर लेक, लोअर लेक, हर तरह की झीलें पाई जाती हैं, तो झीलों का शहर कहते हैं भोपाल को। भोपाल स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। देखिए, ये है पूरा का पूरा आपका यूरोप और इधर हो जाएगा आपका अफ्रीका। इसको पूरी तरीके से अलग करने का काम करता है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर जो एकदम इसका स्ट्रेट है, शुरुआती हिस्सा है, इसी को हम जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। बाकी अगर सागर की बात करेगा तो भूमध्य सागर अलग करता है यूरोप और अफ्रीका को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत हमारे एटमॉस्फेयर के समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। और ओजोन परत का काम है, ये जो हानिकारक परावैंगनी किरणें आती हैं इनको ये धरती पे आने से रोकती है। तो ओजोन परत के इस परत के संरक्षण के लिए जो दिवस मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए खाद्य श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले उत्पादक आएंगे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। अब इन पे जो निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, ये पेड़ पौधे, हरी पत्तियाँ, घास फूस खा के जीवन जीते हैं। अब इनसे आगे बढ़ेंगे तो आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता जिन्हें कहते हैं मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेते हैं और ये उत्पादक को भी खा लेते हैं, तो इनका अपना चलता है। तो बेसिकली किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो उत्पादक पे सीधा डिपेंडेंट होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के जो तत्व होते हैं इनके चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैसे देखिए, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, ये पूरा का पूरा जैव भू रासायनिक चक्र है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब चलता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस, जल, स्थल, जीवमंडल, वायुमंडल, ये पूरा का पूरा चक्र चलता है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का चक्र कहा जाता है। इसे जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोजन H2O, शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है हाइड्रोजन से। बाकी कोयला सबसे खतरनाक होता है, पेट्रोल भी हानिकारक गैसें निकलती हैं, पेट्रोल से भी, डीजल के दहन से भी दिक्कत होती है, लेकिन हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा, जाइंट पांडा जिसे कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो जाइंट पांडा है ये पाया जाता है चीन में। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। और WWF जो वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो WWF है, इसका जो लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, ये जॉइंट पांडा है WWF का। ठीक, तो ये हो गए हमारे 2016 के 15 क्वेश्चन के सेट। अब नेक्स्ट 16 से 30 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।